नमस्कार साथियों, देखिए आज का जो स्टोरी है वो एक ऐसी महिला का है जिस महिला के साथ में दरिंद्र अपराध किया गया है। यानी कहे तो जो एक महिला का सबसे दरिंद्र अपराध होता है, जो रेप होता है, वो रेप किया गया। उसके सामने उसकी 3.5 साल के बच्ची को मार दिया जाता है। उसके माताजी को उसके सामने में रेप किया जाता है। साथ ही साथ बहुत ऐसे उनके परिवार वाले होते हैं जो 4 से 5 परिवारों को उनके सामने ही मार दिया जाता है। उसके बावजूद भी वो नारी बच जाती है और उसके बाद में बचने के बाद वो केस फाइल करती है और केस फाइल जीत भी जाती है कि 11 कैदियों को सज़ा तक दिलवा देती है। लेकिन 11 कैदियों को 14 साल सज़ा कटने के बाद 15 अगस्त के शुभ अवसर पे हमारे देश के संविधान का दुरुपयोग करते हुए उन 11 अपराधियों को एक हर्ष और उल्लास के साथ विदा कर दिया जाता है। एक कहानी हर एक महिला के लिए एक संवेदनशील है। साथ ही साथ भारत के हर एक नागरिक के होते नाते, इंसानियत के नाते इस कहानी को हर एक इंसान को जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से पहले हमें इंसानियत को देखना और परखना जरूरी होता है। अगर किसी भी महिला के साथ में रेप होना और किसी भी महिला को साथ में गलत व्यवहार करना, ये हमारे समाज के खिलाफ है। अगर ऐसे देखा जाए तो एक कहानी उस समय की है जब 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था, जिसका नाम रखा गया था गोधरा कांड। से तो आप अपरिचित नहीं होंगे। अब अगर अपरिचित नहीं है तो हम आपको बता दें कि गोधरा कांड 2002 में हुआ था। 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड किया गया था। इसमें हुआ क्या था एक्चुअली में, जो गुजरात के जो कार सेवक होते हैं वो जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद में वो लोग वहाँ से सम्मेलन से रिटर्न आ रहे होते हैं, साबरमती एक्सप्रेस से आते हैं। आने के दौरान में क्या होता है कि जो गोधरा होता है, गोधरा में एक बोगी में आग लगा दिया जाता है। S6 बोगी के अंदर में आग लगा दिया जाता है, जिसके वजह से बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। अब देखिए, इंसिडेंट होने की वजह से जाहिर सी बात है, दो कम्युनिटी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या होता है कि मार धाड़, मतलब हर तरह का जो ये चीज़ें हैं वो शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते समझिए कि ये जो दोनों में आक्रोश थे वो बढ़ जाता है, और 28 फरवरी को पता चलता है कि पूरे गुजरात में दंगा एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। देखिए, कहानी का शुरुआत तब होता है, बिल्किस बानो एक साधारण महिला जो 3.5 साल की बच्ची और अपने पति के साथ दौड़ डिस्ट्रिक्ट में रहती है। लेकिन ईद महोत्सव की वजह से 24 फरवरी 2002 को सिगवान में चली जाती है, यानी जहां वहां उनकी मायके रहती है। अपने पिताजी के घर पे 24 फरवरी को चली जाती है। किस लिए? क्योंकि उनको ईद का महोत्सव मनाना होता है। ठीक 3 दिन बाद साबरमती एक्सप्रेस से कार सेवक आ रहे होते हैं और 27 फरवरी को एक कांड हो जाता है जो बहुत बड़ा इंसिडेंट का रूप में गुजरात में एक दंगा का रूप दे देता है। जब ये दंगा बहुत बड़ा रूप ले लेता है, सिगवान भी इस पार्टिकुलर जगह ये दंगे का प्रकोप में घिरा जा रहा था, तो वहाँ से लोग भाग जाते हैं। और भागने के बाद में वो लोग उसी समय भागकर अलग अलग ग्रुप में भागते हैं। 15-15, 16-16 का ग्रुप बना के ये लोग भागते हैं। एक ग्रुप में बिल्किस बानो और उनकी बच्ची 3.5 साल की और उनकी मम्मी और उनके साथ साथ 16 का ग्रुप होता है, और वो लोग निकल जाते हैं। एक ग्रुप उनके भाई के साथ में चले जाते हैं और एक ग्रुप में उनके पति चले जाते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे ही वहाँ ये लोग भागते हैं, तो भागने के बाद में एक MLA होते हैं मिस्टर तोमर, उनके घर पे जाके रुकती हैं, और वहाँ रुकने के बाद में उसके दूसरे दिन में आदिवासी एरिया में चले जाते हैं, और वहाँ पे ये लोग ट्रेडिशनल कपड़े यूज कर लेते हैं ताकि ये लोगों को पहचान नहीं किया जा सके। लेकिन होता क्या है, 3 मार्च को 20 से 25 लोग व्हाइट जीप में आते हैं और उतर कर
वहाँ पे भी दंगा प्रसाद शुरू कर देते हैं। लेकिन जब दंगा शुरू हो जाता है तो दंगा शुरू होते ही वहाँ से जो 16 का ग्रुप था, 16 के ग्रुप में से और लोग भाग जाते हैं और ये जो बिलकस बानो थी वो नहीं भाग पाती है क्योंकि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। साथ ही साथ जो उनकी बच्ची थी बहुत छोटी थी, 3.5 साल की थी, और उनकी जो माता थी वो बुजुर्ग थी। ऐसे मिलाकर कुल 7 लोग वहीं पे फंस जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जब वो लोग आते हैं और वो लोग कोई दूसरा कोई नहीं होता है, जो बिलकस बानो थी उनके ही मतलब मायके वाले यानी उनके ही घर गांव वाले थे, और वो लोग अटैक करते हैं तो वो पहचान लेती है, बाकायदा नाम तक वो पहचानती है। मार काट और ऐसा दंगा करते हैं, दंगा का एकदम बहुत बेदौख बेमौत एकदम मारना शुरू कर देते हैं, बहुत लोगों को मारते हैं। साथ ही साथ इन लोगों में से जो साथ ही साथ बचे थे उन लोगों को मार दिया जाता है। साथ यहाँ तक कि 3.5 साल के बच्ची को भी बेदर्दी से मार देते हैं। और बिलकस बानो के माता को बिलकस बानो के सामने रेप किया जाता है। वहां तक नहीं मानते हैं, बिलकस बानो को से भी दरिंदगी से रेप करते हैं, ऐसा रेप करते हैं और उनके साथ में रेप का ये प्रक्रिया इतना ज़्यादा करते हैं। लोग जो रहते हैं 20 से 25 लोग, उसमें से 11 लोग उसमें शामिल होते हैं और वो लोग ऐसा रेप का अंजाम देते हैं कि उन लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये लेडी जब मर चुकी है, और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। समय रात हो जाता है। रात होने की वजह से बिलकस बानो जब 4 घंटे के बाद जब बिलकस बानो को होश आता है तो वो ये मंजर से देखकर चकचौंधित हो जाती है। वो समझ में नहीं आता है कि हो क्या गया। उनके सामने 3.5 साल की बेटी की लाशें रहती है और साथ ही साथ उनकी माता को बेरहमी से मार दिया हुआ रहता है। वो अपना बॉडी देखती है, वो पूरा नगण्य रहता है वहाँ पर। फिर भी उसके बावजूद वो पेड़ के पीछे रात भर अपनी रात को गुजारती है, बिना आवाज़ निकाले, बिना रोए, रात भर वो उस मंजर को देखती रहती है। अपनी बेटी के लाशें देखती है, अपनी माता का लाशें देखती है, खुद अपना नग्न बदन को देखती रहती है, रात गुजारती है और फिर दोबारा वहाँ जाती है जहाँ पे वो उसने ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे आदिवासी एरिया में। वहाँ पे जाती है और कपड़ा लेती है। जब वहाँ पे जाती है तो वहाँ पर उनको मिलते हैं एक होम गार्ड्स के जवान। जब होम गार्ड के जवान मिलते हैं तो उनसे सारी कहानियाँ वो बताती है। वो लेके चले जाते हैं वहाँ से। जब ये सब सारा चीज़ बताते हैं तो लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन है बाजू में था, वहाँ पे लेके चले जाते हैं वो और ये सारा कहानी को बताते हैं। ऐसा हुआ सारा चीज़ बताने के बाद में वहाँ का जो सोम सिंह था इंचार्ज, वो केस को लिखने से मना कर देता है। लेकिन फिर बाद में इसको बहुत कोशिश करने के बाद में वो सोम सिंह केस लिखता है। लेकिन ये जो बिलकस बानो थी वो अनपढ़ थी और वो ये जो अपना बयान देती है उसको मॉडिफाई करके सोम सिंह क्या करता है कि गलत बयान लिख देता है और उल्टा बयान इसका जस्ट उल्टा लिख देता है। यहाँ तक कि बिलकस बानो सबका नाम बताती है लेकिन उसमें नाम भी मेंशन नहीं होता है। जब ये सब सारा चीज़ हो जाता है तो ये जो बिलकस बानो था, बिलकस बानो जो थी वो एक बाल बिलीव कैंप में चली जाती है। अब वहाँ पर जाके ये सब सारा घटना को बताती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ इतना तारीख को ऐसा हुआ था। सुगरा बेन और लतीफ़ा बेन साथ ही साथ ये जो एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं, धरना देना शुरू कर देते हैं, आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना दबाव में आ जाता है कि उसको सीबीआई की जांच बैठाना पड़ती है। जब सीबीआई के जब जांच करने आती है तो पता चलता है कि जो सोम सिंह ने केस फाइल किया है वो पुलिस डायरी से मैच ही नहीं कर रहा है और जो बिलकस बानो का बयान है उससे बिल्कुल ही भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि उन लोगों को जब सीबीआई जांच करने जाती है तो उन लोगों को ये पता चलता है कि जो सोम सिंह का जो टाइमिंग और जो केस फाइल डायरी का जो टाइमिंग है उसमें भी मैच नहीं है। यहाँ तक कि जो क्राइम सीन लिया जाता है, क्राइम सीन में भी मैच नहीं होता है, क्योंकि जो 4 मार्च को भाविन पटेल जो लेते हैं फोटोग्राफ, उसमें बिलकस बानो की बच्ची का फोटो होता है, जो सलेहा होती है उनकी बच्ची, सलेहा का फोटो उसमें होता है, उसका नाम भी मेंशन होता है। जबकि फिर उसके नेक्स्ट डे में आरके
सोनी जाते हैं और वो फोटोग्राफ लेते हैं, और उस फोटोग्राफ में ना उनकी बच्ची का फोटो होता है और ना तो उनके नाम होती है। यहाँ तक कि ये सब सारा चीज़ों को देखते हुए बॉडी का जो गाड़ा हुआ था, जब वो लोग सीबीआई जब जांच करना शुरू कर देती है तो उसको ऐसा डाउट होता है कि ये जो बॉडी का पार्ट है या बॉडी का जो रिपोर्ट है, जो मेडिकल रिपोर्ट है, ये सब सारा जो मिस कैलकुलेशन आ रहा है। इसके वजह से हेल्थ कम्युनिकेशन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको दिल्ली से बुलाया जाता है, एम्स और सीएफएसएल को टीम को बुलाती है और वो क्राइम सीन को फिर से विजिट करते हैं। जब वहाँ पे विजिट करते हैं तो विजिट करने के दौरान मालूम पड़ता है कि किसी का बॉडी दूसरे के साथ में अटैच है और किसी दूसरे का बॉडी का पार्ट दूसरे में अटैच है। यहाँ तक कि जब एम्स और सीएफएसएल का टीम आती है तो उनको कब्र से बॉडी को निकाल कर जांच करना पड़ता है। सोचिए कि किस तरह से रूह कांप गया होगा।